अस्सलाम क्लास 6 आपका जो चैप्टर है चैप्टर 1 वो है सेट्स के बारे में। सेट्स के बारे में जो थ्योरी दी थी उस साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज काउंटर। उसने बताया था कि सेट्स कैसे यूज़ होते हैं और कौन कौन से रूल इस्तेमाल होते हैं इसमें। पहले हम देखते हैं कि सेट्स क्या होता है। सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिलाकर हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसे सेट्स कहते हैं। जैसे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें पेंसिल है, पेन है, मार्कर है, शार्पनर है, रबर है, हम सबको ही मिला लेते हैं ना, तो हमें क्या कह सकते हैं? सेट। अब देखते हैं मैथ में सेट किसे कहते हैं। सेट इन मैथमेटिक्स कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स मीन्स ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। यानी मैथ में हम सेट्स इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर नंबर्स के लिए। वो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और इंटीजर्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 10 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं हम सब को इकट्ठा करके लिख लिया, तो ये सेट की एग्जांपल होगी। ऐसे ही नंबर ऑफ वावल्स इन इंग्लिश, ए ई आई ओ यू, यानी हमने इनको इकट्ठा करके लिख लिया और ये मुख्तलिफ भी हैं, तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सेट इन मैथमेटिक्स। उसके बाद हमने ये देखना है कि हम सेट्स को लिखते कैसे हैं, उनके लिए कौन सी नोटेशन इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर नोटेशन हमारे पास ये दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट, कैपिटल लेटर, यानी कि हम जब भी सेट लिखना हो किसी चीज़ का तो हम उसके लिए कैपिटल लेटर को यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, नंबर्स होते हैं, हम उनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पहले ली थी, वावल्स की हमने एग्जांपल ली थी ए ई आई ओ यू। अब हम इसको सेट की नोटेशन की फुल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमने इसको सेट का नाम दे दिया ए का, और सारे का सारे को हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लिया। ऐसे ही हमने ऑल नेचुरल नंबर जो हमने लिए थे लेस देन 10, उनको भी हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लिया और उसको हमने नाम दे दिया बी का। हमने देख लिया कि सेट क्या होता है और उसकी नोटेशन क्या होती है। हम अभी देखते हैं इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी हम सेट उस चीज़ को कहेंगे जहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम सेट्स के अंदर ले रहे हैं वो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि मुख्तलिफ हों जो हम ले रहे हैं। मिसाल ले लेते हैं सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। हमने वावल्स ले लिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के, तो हमारे पास ये सारे आप देख लें ए ई आई ओ यू, सारे के सारे आपस में मुख्तलिफ भी हैं। और वेल डिफाइंड हम कहते हैं जब हमारे पास किसी चीज़ में कोई डाउट ना हो, कोई शुबा ना हो, यानी कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं या जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो हमें सारी की सारी क्लियर हो, हमें उसके मीनिंग आते हों। हमें पता है ए क्या है, अल्फ़ाबेट है, ई क्या है, अल्फ़ाबेट्स है। ऐसे ही हमने सेकंड एग्जांपल ले ली, सेट्स ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं और सब के एक नाम भी है और सब वेल डिफाइंड है, तो ये हमारे पास सेट्स में आ सकता है। नॉट वेल डिफाइंड सेट्स कौन से होते हैं? द सेट्स विच आर नॉट क्लियर एंड हैविंग एम्बिगिटी, यानी कि हमारे पास जितने भी सेट्स के अंदर कोई चीज़ आ रही हो जिनमें हमें डाउट हो, उसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है ए सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, यानी कि एक इंसान के लिए इंटरेस्टिंग बुक मुख्तलिफ होती है। जैसे रियान को अगर कार्टून की बुक्स पसंद आ सकती है तो ज़ैफ़ा को स्टोरी बुक्स अच्छी लग सकती हैं। ऐसे ही कोई चीज़ अगर हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो जाती है तो हम उसको सेट्स में नहीं लिख सकते, वो हमारे लिए नॉट वेल डिफाइंड सेट में आ जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको सेट नहीं कहते। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं मुख्तलिफ होने को। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं एप्पल, ए पी पी एल ई, यहाँ पर अब भी दो बार आ रहे हैं, ये एक जैसे आ रही है, यहाँ पे मुख्तलिफ तो नहीं है ना सारे के सारे, यहाँ पे एक चीज़ एक जैसी आ रही है, तो ये नॉट अ सेट। लेकिन हम नीचे देखें ए पी एल ई, अब यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे मुख्तलिफ हैं, तो हम इसको सेट कह सकते हैं। हमने ये देख लिया कि सेट क्या होता है, हम किस चीज़ को सेट लिख सकते हैं। हम आगे देखते हैं कि कोई चीज़ सेट के अंदर मौजूद हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे। अगर कोई चीज़ सेट के अंदर मौजूद ना हो और उसके बारे में पूछा जाए तो हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट आ जाता है बिलोंग टू। बिलोंग टू को हम इस तरह लिखते हैं ई की फॉर्म में।
बिलोंग टू से मतलब क्या है, हमारे पास एक सेट है बी जिसमें अली, अहमद और हरून है। हमने नाम लिख लिए 3 लड़कों के, हमने इसको सेट का नाम दे दिया बी इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स अली, अहमद, हरून। अब हमने नीचे लिख दिया हरून बिलोंग टू बी। इसका मतलब ये है कि हरून सेट बी से बिलोंग करता है। एक और हमने एग्जांपल ले ली, पी का सेट हमने ले लिया, इसमें 1 2 3 4। हमने लिखा टू बिलोंग टू पी, यानी कि टू जो है वो सेट पी में मौजूद है। जैसे आप देख सकते हैं कि टू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेट टू में पी में। ऐसे हमने लिखा ए डज़ नॉट बिलोंग टू पी। हमारे पास सेट पी है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 है, लेकिन इसमें हमारे पास ए तो नहीं है ना, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डज़ नॉट बिलोंग टू। डज़ नॉट बिलोंग टू से मसला मतलब ये होता है कि कोई चीज़ उस सेट के अंदर मौजूद ना हो। इसको एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास हमने वावल्स ले लिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ए ई आई ओ यू, साथ में पिक्चर फॉर्म में भी बता दिया कि हम सेट्स को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमने ये नीचे लिख लिया कि एफ़ डज़ नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि हमारे पास जो एफ़ अल्फ़ाबेट है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता। आप फिर देख लें कि बिलोंग टू का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ उस सेट के अंदर मौजूद हो। जैसे हरून सेट बी से बिलोंग करता है, टू सेट पी से बिलोंग करता है। और डज़ नॉट बिलोंग टू उसके मुराद ये होती है कि कोई चीज़ सेट के अंदर मौजूद ना हो। जैसे एफ़ डज़ नॉट बिलोंग टू ए है, और यहाँ पर हमारे पास ए डज़ नॉट बिलोंग टू पी है, क्योंकि ए इस सेट में मौजूद नहीं और एफ़ इस सेट में मौजूद नहीं है। हमने सारी डेफिनेशन देख ली कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे लिखा जाता है और कौन सी चीज़ें सेट से बिलोंग करती हैं, हम उसको कैसे लिखेंगे। अगर कोई चीज़ सेट के अंदर मौजूद नहीं है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1A, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्राम द फॉलोइंग। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा वेल डिफाइंड है और कौन सा नॉट वेल डिफाइंड। फर्स्ट है हमारे पास एक टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के क्रिकेट का जो कैप्टन है वो एक ही होता है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही कैप्टन होगा, किसी के लिए मुख्तलिफ नहीं होगा कि मेरे लिए सरफराज हो जाए तो किसी के लिए बाबर आजम हो जाए। अगर टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन होगा तो वो एक ही होगा, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड है। उसके बाद हमारे पास बी टेस्टी फूड आइटम्स। अब टेस्टी फूड आइटम्स हर किसी के लिए मुख्तलिफ होती हैं, किसी को कौन सी चीज़ पसंद होती है, दूसरे को और चीज़ पसंद होती है। अगर रिहान को बिरयानी पसंद है तो हुज़ैफ़ा को आलू पसंद हो सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास नॉट वेल डिफाइंड में आता है। आगे हमारे पास सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही होगा, हर किसी के लिए मुख्तलिफ नहीं होगा, तो ये हमारे पास आ जाता है वेल डिफाइंड सेट में। नेक्स्ट है हमारे पास सेट पी दिया गया है और सेट क्यू दिया गया है। हमने बताना है कि कौन सा बिलोंग टू है और कौन सा डज़ नॉट बिलोंग है। हम देखते हैं ये 5 पी में, हमारे पास पी में है 1 2 3 4, 5 तो नहीं है ना, तो यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा डज़ नॉट बिलोंग टू। नेक्स्ट देखते हैं डी क्यू, ए बी सी डी, यानी कि डी क्यू में मौजूद है, तो हम यहाँ पे निशान जो सिंबल डालेंगे वो होगा हमारे पास बिलोंग टू का, यानी कि ये वाला। नेक्स्ट है 3 क्यू। अब क्यू में हमारे पास तो ए बी सी है, डी है, तो ये हमारे पास 3 के साथ यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, डज़ नॉट बिलोंग टू आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आल्सो नेम द सेट्स, यानी कि हमारे पास ये लिस्ट दी गई है सेट्स की, हमने इसका सेट बनाना है और एक नाम देना है। नंबर लेस दैन 25 एंड डिविजिबल 5। इसका मतलब ये है हमने वो नंबर लिखने हैं 25 से लेस हो, और सेकंड चीज़ उनमें क्या होनी चाहिए कि उन पे 5 का टेबल जाता हो, यानी कि वो 5 के मल्टीपल में आते हों। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, हमने कहा था 25 से लेस हो और 5 का टेबल जाता हो, तो उसमें हमारे पास आ जाता है 5, 10,
15, 20। उन्हें कहा है लेस दैन 25, तो इसलिए हम 25 को नहीं लिखेंगे और यहीं पर इसकी ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो है हमारे पास वावल्स इन द वर्ल्ड इमेज। इमेज में हमारे पास वावल्स कौन कौन से होते हैं? वावल्स हमारे पास कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से हैं? आई, ए, ई। तो हम इसको लिखेंगे बी, क्योंकि हमने कैपिटल नाम देना होता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, तो हमारे पास कौन कौन से थे? ए, ई, आई, और यहाँ पर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो हमने इसको ऐसे सेट में लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग, यानी कि हमारे कौमी परचम में कितने कलर हैं? तो वो है हमारे पास, हम कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। पहले एफ, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा वाइट, कॉमा, ग्रीन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो हम इस तरह इस सेट्स को लिखेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स, कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो फर्स्ट है हमारे पास फेमस फिल्म एक्टर्स। हर फिल्म के लिए एक्टर्स फेमस अलग से होते हैं, यानी हर फिल्म में एक्टर अलग होता है, तो जो फिल्म फेमस होती है वो भी अलग होती है। तो इसलिए ये हमारे पास डाउटफुल है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉट अ सेट। ऐसे ही अब देखते हैं स्टूडेंट ऑफ क्लास। एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हो हम उनको काउंट कर सकते हैं और सारे के सारे स्टूडेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो ये हमारे पास सेट्स में लिख सकते हैं। द रिवर ऑफ पंजाब, हमें पता है कि पंजाब में 5 दरिया बहते हैं, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड हो गया। 5 दरियाओं के नाम भी पता है, तो हम इसको सेट में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेट नोटेशन, यानी यहाँ एक सेट को कितनी तरीक़ों से लिख सकते हैं। पहले तो मैंने ये बताया था ना कि हम किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से नेम देते हैं, उसके बाद उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, वो भी इसकी एक फॉर्म से लिखने की। अब हमारे पास इसके आगे सेट नोटेशन में 3 फॉर्म आती हैं। नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, सेकंड है टेबुलर नोटेशन, नेक्स्ट है बिल्डर नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन हमारे पास ये होती है द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट, यानी इसमें हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में पूरे के पूरे सेट को हम बता देते हैं। जैसे हमने पहले क्या लिखा था, वावल्स का ए, ई, आई, ओ, यू, हमने वो सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे थे। अगर हम उसी को लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में, तो हम इस तरह लिखेंगे सेट ऑफ वावल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी एक स्टेटमेंट इंग्लिश की हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इसमें सारे का सारा सेट डिफाइन हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 9, यानी कि रियल नंबर 9 से लेस जितने भी हों वो इस सेट में आ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ना तो ब्रैकेट इस्तेमाल की है, हमने सिर्फ एक नोटेशन लिख दी है, एक स्टेटमेंट लिख दी है जिसमें सारे का सारा वो सेट डिफाइन हो जाता है। हम आगे इन्हीं दोनों एग्जांपल्स को लेके बताएंगे कि बाकी नोटेशन कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेबुलर। टेबुलर टेबल से नाम निकला है। टेबुलर नोटेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी कि मैंने आपको जो पहले बताई थी, जो एग्जांपल हमने लिखी थी ए इज इक्वल टू नोटेशन में सेट ऑफ वावल्स में, वो टेबुलर नोटेशन थी। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये हमारे पास होगी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। इसी को हमने टेबुलर में लिखा, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स ए, ई, आई, ओ, यू, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। ऐसे सेकंड सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 9, तो इसके लिए हमारे पास ये नोटेशन बन जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8। लेस देन 9 है ना, तो हम 9 को इसमें ऐड नहीं कर सकते, हम 8 तक लिखेंगे। उसके बाद है बिल्डर नोटेशन। द सेट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए रूल, एक कानून के मुताबिक, एक रूल के मुताबिक वो हम अगर लिखते हैं। इसमें लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे उस सेट का नेम, ए बी सी, कोई भी नेम है हम लिखेंगे ए,
उसके बाद हम उस सारे सेट को एक स्मॉल लेटर से भी नाम दे देते हैं उसके अंदर जो मौजूद है। इसके लिखने का तरीका इस तरह है। पहले हम लिखेंगे ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स, और यहाँ पर हम ये लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये लाइन यूज़ नहीं करते तो हम फिर कॉलन यूज़ करेंगे। अपनी मर्ज़ी, आप वो लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक्स, उसके बाद हमने वो स्टेटमेंट लिखनी होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ, हम लिखेंगे इज़ द vowels of English alphabets। हम इसको पढ़ेंगे कैसे? हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, A is a set of elements X such that X is the vowels of the English alphabets। लिखने का तरीका हमारे पास ये वाला होगा। हम इसको पढ़ेंगे कैसे? इस तरह, A is a set of element X such that X is vowels of the English alphabets। ऐसे हम देखते हैं हम दूसरे वाले को कैसे लिख सकते हैं। B is an element of X, X less than 9। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1B। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन 1 में लिखा गया है कि राइट इनटू टेबुलर फॉर्म। हमारे पास ये बिल्डर फॉर्म में है, हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड वन है राइट इन बिल्डर फॉर्म, यहाँ पर हमारे पास ये टेबुलर नोटेशन में है और हम इसको किस में लिखेंगे? बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट है राइट इन टेबुलर फॉर्म। अब हमारे पास ये जो दी गई है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी गई है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी गई है ना, हम इसको टेबुलर फॉर्म में। हम क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। M is an element of X, X such that X is the name of president of Pakistan। यानी हमने सेट लिखना है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम हो, जिसमें हमारे पास सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, यहिया खान, ज़ियाउल हक, रफ़ीक तरार, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी, ममनून हुसैन, आरिफ अलवी। नेक्स्ट हमारे पास N is an element of X such that X is a counting number less than 6। यानी कि हमने काउंटिंग नंबर लेने हैं जिसमें 6 से लेस नंबर हो, तो उनमें हमने एक नाम N यहाँ पे दिया क्या था नाम उसका, तो यहाँ पर भी हम N नहीं लिखेंगे। आगे हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स में हम इनको लिख लेंगे 1 2 3 4 5। लेस देन 6 है इसलिए हम 6 को नहीं लिखेंगे, 6 से लेस लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास A is an element of Y, A is a set of element Y such that Y is a multiple of 3। हमने अब वो सेट लिखना है जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 हों, तो उनमें हमारे पास 3 6 9 12 15 और सो ऑन, यानी आगे सर ये चलते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास सेट दिया गया है P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स A B C से Z। अब आपको पता है नहीं ये हमारे पास कौन सा सेट दिया गया है, A B C, ये सारे के सारे हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। हम इनको लिखेंगे कैसे? अब लिखने का तरीका ये है P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट X कॉलन X। पढ़ेंगे कैसे? X P is a set of element of X such that X is the letters of English alphabets। ऐसे हमारे पास Q दिया गया है 2 4 6, ये सारे के सारे इवन नंबर हैं, तो हम इसको लिखेंगे Q is a set of element of X such that
x इज़ एन इवन नंबर। ऐसे ही हम देखेंगे m जस्ट का क्या दिया गया है 2, नंबर तो वहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर दिया गया है 2 हमारे पास क्या होता है इवन नंबर। तो हम लिखेंगे m इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ x सच दैट x इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, यानी कि सबसे छोटा इवन नंबर जो होता है वो 2 होता है। ऐसे हमारे पास आगे दिया गया है कैट टाइगर लाइन, हम इसको लिखेंगे v इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट z such that z is 3 animals belonging to feline family। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट है राइट इन टेबुलर फॉर्म, हमने अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, लेकिन क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया डिस्क्रिप्टिव में। सेट ऑफ 1 डिजिट्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के 1 डिजिट्स वाल्स का सेट बनाना है, तो हम 1 से लेकर 9 तक सारे के सारे नंबर लिख लेंगे क्योंकि सारे के सारे 1 डिजिट्स हैं। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 12 एंड 21, यानी कि 12 और 21 के दरमियान जितने भी इवन नंबर आते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जिन पे 2 का टेबल जाता हो, सिर्फ 2 का टेबल जाता हो, 3 का ना जाता हो, यानी कि ऑड वाले नंबर ना जाते हो, इवन 2 का टेबल जाता हो। तो यहाँ पे हमारा 14 है, 2 क्योंकि 12 के बाद 13 आता है, लेकिन 13 पे 2 का टेबल नहीं जाता ना, तो इसलिए हम 14, 16, 18 है 20। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, यानी कि 2 डिजिट्स के जितने नंबर्स होते हैं हमने वो लिखने। तो हमारे पास ये 10 से शुरू होता है, क्योंकि 10 से पहले जितने भी थे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये 1 डिजिट से, इससे आगे हमारे पास आ जाता है 2 डिजिट्स। तो हमारे पास 10 से लेके 99 तक सारे के सारे 2 डिजिट से, हम सारे के सारे नंबर नहीं लिखेंगे, हम स्टार्ट वाले कुछ लिखेंगे, आगे डॉट डाल के लास्ट वाला नंबर लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा कि इसके दरमियान जितने भी नंबर आते हैं वो इनमें शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6, आज का टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। आज हम ये देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होती है, इसको कैसे बनाया जाता है, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और एक्सरसाइज से भी कुछ क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने की एक पिक्चर फॉर्म में हम सेट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास वेन डायग्राम होती है। हमने पहले देखा था कि हम सेट्स को किन किन तरीक़ों से लिख सकते हैं, जिनमें हमारे पास बिल्डर फॉर्म था, यानी कि बिल्डर नोटेशन थी, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन थी और टेबुलर नोटेशन थी। ये भी एक हमारे पास तरीका है कि हम सेट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये पिक्चर्स की फॉर्म में होगा। जॉन वेन ने 1880 में इसके बारे में बताया था। वेन डायग्राम इज़ ड्रॉन इन दी फॉर्म ऑफ सर्कल, जो वेन डायग्राम होती है वो एक सर्कल की फॉर्म में बनाई जाती है और इट रिप्रेजेंट एनी स्पेशल ग्रुप और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद द स्पेसिफिक क्वालिटी। और हम वेन डायग्राम में एक ख़ास किस्म के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, और हम जिस ग्रुप को बता रहे होते हैं वो सर्कल के अंदर लिखते हैं, और जो चीज़ उससे रिलेटेड नहीं होती हम उस सब चीज़ों को सर्कल के बाहर लिख देते हैं। सर्कल के बाहर हमने एक रेक्टेंगल शेप बनाई होती है। एग्जांपल देखते हैं हमारे पास। फर्स्ट एग्जांपल है अ सेट ऑफ बर्ड्स डैट कैन नॉट फ्लाई, यानी कि हमने एक ऐसा सेट बनाना है जहाँ उन परिंदों के नाम लिखने सेट में जो उड़ नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेक्टेंगल लेंगे, इसमें हमने लिख दिया ऑल बर्ड्स, यानी कि इसमें सारे के सारे बर्ड्स आ जाते हैं जो उड़ सकते हैं, जो नहीं उड़ सकते सारे के सारे। लेकिन हमने क्या बताना था, अ सेट ऑफ बर्ड्स डैट कैन नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकते। जो उड़ नहीं सकते हम एक सर्कल लगाएंगे, उस सर्कल के अंदर हमने वो नाम लिखे हुए हैं उन 3 परिंदों के जो उड़ नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक रेक्टेंगल बनाई, उसमें हमने तमाम बर्ड्स के नाम लिखे हैं, लिख दिया ऑल बर्ड्स, यानी कि इसमें सारे के सारे बर्ड्स आ जाते हैं। लेकिन सर्कल के अंदर हमने सिर्फ वही बर्ड्स लिखे हैं जो उड़ नहीं सकते, जो कि हमारे पास सेट मांगा गया था। एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम। एग्जाम्पल 2 में हमने एक सेट ले लिया सी, जिसमें हमने बहुत सारे शहरों के नाम लिख दिए, पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के हमने नाम लिखे हुए हैं। अब हम इसके अंदर से एक खुद से सेट बनाते हैं। वो सेट हमारे पास क्या है, सिटीज़ डैट डू नॉट बिगन विद के। हमने रेक्टेंगल में सारे के सारे वो नाम लिख दिए हैं शहरों के जो कि के से शुरू नहीं होते, लेकिन हमने सर्कल के अंदर सिर्फ वही नाम लिखे हैं जो के से शुरू होते हैं। फिर देख लें कि हमने रेक्टेंगल के अंदर वही चीज़ लिखी है, उन शहरों के नाम लिखे हैं जो के से शुरू नहीं हो रहे, और हमने सर्कल के अंदर वो नाम लिखे हैं
जो कि के से शुरू हो रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन आपके ख्याल में क्या बन सकता है? तो इसका क्वेश्चन था हमारे पास, मैंने पहले सिर्फ ओवरऑल सेट बताया, उस सेट में से हमने एक और क्वेश्चन बनाया है। मैंने सब चीज़ों के बारे में लिख दिया, लेकिन हम इस सर्कल के अंदर कौन सी चीज़ बयान करें वो नहीं बताया, वो मैं लास्ट पे बता रहा हूँ। नेम ऑफ सिटीज़ स्टार्टेड विद वर्ड के, यानी अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि उन शहरों के नाम लिखें जो के से शुरू होते हैं, पहले हम एक रेक्टेंगल लेंगे, उनमें हम सब शहरों के नाम लिखेंगे जो के से शुरू नहीं होते, लेकिन हम सर्कल के अंदर वही चीज़ लिखा करेंगे जो हमसे पूछी जाएगी। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1C में। 1C में हमारे पास क्वेश्चन है ड्रा वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि हमारे पास सेट्स दिए गए, हम उनसे रिलेटेड अब आगे वेन डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, नेम्स ऑफ 5 बॉयज़ स्टार्टेड विद ए एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टेड विद एस, यानी हमने एक सेट बनाना है जहाँ पर हम बॉयज़ के 5 नाम लिखेंगे जो ए से शुरू होते हैं, गर्ल्स के 5 नाम लिखेंगे जो एस से शुरू होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे, उसमें हमने लिख दिया नेम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स डैट डू नॉट बिगन विद ए एंड एस। हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, हमने वहाँ पे ये कह दिया कि ए और एस के अलावा लड़के लड़कियों के जितने भी नाम है वो यहाँ पे हमने लिख दिए, लेकिन सर्कल के अंदर हमने सिर्फ वही नाम लिखे हैं बॉयज़ के जो ए से शुरू हो रहे हैं। ए के अलावा उस्मान, जायद, शायद, वो हमने सर्कल के अंदर नहीं लिखे, क्योंकि हमने सर्कल के अंदर इसलिए लिखे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन यही था नेम्स ऑफ 5 बॉयज़ स्टार्टिंग विद ए, और सेकंड सर्कल में हमने ये लिखा नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टेड विद एस, यानी से एस के वर्ड से जो भी लड़कियों के नाम शुरू हो रहे थे हमने सब के सब वो लिखे। एस के अलावा जो और नाम थे ए से, ई से, एन से, वो हमने सर्कल से बाहर लिखा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बॉयज़ के नाम लिखें और गर्ल्स के नाम लिखें। बॉयज़ ए से शुरू हो रहे हैं और गर्ल्स एस से। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टूडेंट इन योर क्लास हु लिव इन फ्लैट्स एंड दोज हु लिव इन हाउसेस। हमने ये बताना है कि स्टूडेंट कौन से हैं जो फ्लैट्स में रहते हैं और कौन से हैं जो घरों में रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे, हम वहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर वो नाम लेंगे जो कि फ्लैट्स और घरों दोनों में नहीं रहते, वो किसी और जगह रहते हैं, होटल में भी रह सकते हैं या किसी और जगह रह सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमने वो नाम लिखने रेक्टेंगल के अंदर जो कि फ़्लैट और हाउसेस में नहीं रहते। तो हमने लिख दिया शायद, उस्मान, राशिद, अदनान। लेकिन अब हम सर्कल के अंदर कौन से नाम लिखेंगे? सर्कल के अंदर हम वही नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु लिव्स इन फ्लैट्स एंड हाउस। हमने फर्स्ट सर्कल में वो नाम लिखे हैं जो कि फ़्लैट्स में रहते हैं, जैन और बिलाल, और सेकंड सर्कल में हमने वो नाम लिखे हैं जो हाउसेस में रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट मीट। उन्होंने पूछा है कि उन जानवरों के नाम बताएं जो कि पौधे खाते हैं और उन जानवरों के नाम बताएं जो गोश्त खाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे, उसके अंदर हमने वो नाम लिखने हैं जो कि ना तो पौधे खाते हैं और ना ही गोश्त को खाते हैं, या वो दोनों नहीं खाते। हमने वो जानवर बताने हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिख लिया? बियर, रीच, और एक और नाम लिया को। अब हमने फर्स्ट सर्कल में कौन से नाम लिखे हैं? हमने फर्स्ट सर्कल में वो नाम लिखे हैं उन जानवरों के जो कि पौधे खाते हैं, हॉर्सेस, माइस, और सेकंड सर्कल में हमने वो नाम लिखे हैं जो कि गोश्त खाते हैं, जिनमें हमारे पास आता है डॉग्स, कैट्स। ऐसे ही हमारे पास आके और क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपने इसी तरह करना है, यानी फिर बता दें तो हमने क्या करना होता है, जो चीज़ हमसे पूछी जाती है उसके अलावा उससे रिलेटेड और चीज़ें जो होती हैं वो हम रेक्टेंगल की फॉर्म में लिख लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हमसे पूछी जाती है सेट में वो हम सर्कल के अंदर लिखते हैं। उस चीज़ के अलावा बाकी जितनी चीज़ें होती हैं वो हम सर्कल से बाहर लिखते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि वेन डायग्राम क्या होती है। वेन डायग्राम हमारे पास होती है, और वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने की एक पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की
अगर हम एक सेट को पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास वेन डायग्राम के ज़रिए ही हो सकता है। इससे पहले जो हम करते थे वो हम ब्रैकेट्स में लिखते थे, हम उनको एक सेंटेंस की फॉर्म में लिख लेते थे या एक रूल की फॉर्म में लिखते थे, लेकिन वेन डायग्राम हमारे पास एक पिक्चर की फॉर्म में लिखने का एक तरीका है हमारे पास, और इसमें हम सर्कल और रेक्टेंगल ही यूज़ करते हैं, इसके अलावा और के शेप यूज़ नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। इससे पहले हम देख चुके हैं कि हमारे पास सेट क्या होता है, सेट को कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, कैसे उसकी पिक्चर फॉर्म लिखी जाती है। आज हम देखेंगे कि सेट्स के कुछ स्पेशल टाइप्स हैं हमारे पास, जिनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है जिस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स दिए जाएं, जो ऑब्जेक्ट्स दिए जाएं, जो नंबर दिए जाएं वो हम गिन सकते हों, जो कि फाइनाइट या लिमिटेड हों। जैसे कि नंबर्स ऑफ डेज़ इन अ ईयर्स, एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं। हमें पता है कि 365 और 366, यानी कि हम इनको काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट हैं हम ये काउंट कर सकते हैं। जो भी चीज़ काउंटेबल हो हम उसको फाइनाइट कहते हैं। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, सी इज सच दैट एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स इज़ अ स्केयर ऑफ नंबर एक्स लेस दैन 20। इसका मतलब ये है कि हम एक्स जो ले रहे हैं वो किसी नंबर का स्केयर है, लेकिन जो है वो 20 से लेस है। ऐसे हमने ए ले लिया, इसके अंदर हमने 1 से काउंटिंग शुरू की है और 100 तक एंड हो रहा है, यानी कि इसके लास्ट पे एक नंबर लिखा गया है। 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग हम गिन सकते हैं, तो इसकी वजह से ये फाइनाइट सेट में आता है। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स, दो ऑब्जेक्ट या जो नंबर हो वो काउंटेबल हो, हम आसानी से गिन सकते हों, वो तो हमारे पास फाइनाइट। अब आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहते हैं एक सेट के अंदर इनफाइनाइट और अनलिमिटेड लातादाद चीज़ें आ जाएं। जैसे कि सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई, आसमान में कितने सितारे हैं। साइंटिस्ट भी रोज़ाना नए नए सितारों को देखते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास इतने सितारे आ जाएंगे। हमारे पास इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट में आता है। अ सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर दैन 10 इज़ इनफाइनाइट। ये कह रहे हैं वो तमाम इंटीजर जो 10 से बड़े हैं इनफाइनाइट। वो सेट किस तरह लिखते हैं? वो सेट इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास सेट होता है, उन्होंने कहा है ग्रेटर दैन 10, 11, 12, 13 और आगे कंटिन्यू। इन्होंने कोई हमारे पास एंड पॉइंट नहीं बताया कि इसका एंड पॉइंट कौन सा है। इन्होंने ये तो बता दिया कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेकिन हमारे पास इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट में आता है। ये जो ऊपर हमने स्टेटमेंट लिखी है उसी को हमने नीचे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, डी इज सच दैट एलिमेंट ऑफ एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर दैन 10। फाइनाइट जो गिने जा सकें और इनफाइनाइट जो हम जिनका हमारे पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट सेट, आ सेट डैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। वो तमाम सेट जिनके अंदर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा हो हम उसे कहते हैं यूनिट सेट, और यूनिट सेट का दूसरा नाम है सिंगलटन सेट। एक एलिमेंट से क्या मुराद है? हमने सेट ए ले लिया, उसके अंदर हमने एक नंबर ले लिया, वो होता है 10। एक ज्योमेट्री बॉक्स है किसी के पास, उसके अंदर सिर्फ पेंसिल है, एक चीज़ है ना उसके ज्योमेट्री बॉक्स में, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? यूनिट सेट। वो तमाम सेट्स जिनके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा हो हम उन्हें कहते हैं यूनिट सेट, और यूनिट सेट का दूसरा नाम है सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी से आप क्या मुराद है? खाली, यानी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आ रहा हो। अ सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट्स, यानी कि वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना आए हम उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट, यानी इसके भी दो नाम हैं। जैसे यूनिट सेट का सिंगलटन सेट था, ऐसे एम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल सेट और वॉइड सेट है। हम इसको लिखते कैसे हैं? ब्रैकेट से लिखते हैं और इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं लिखते, या फिर सर्कल डाल के हम उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। इसको हम इन दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। हमारे पास सेट ए है, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है,
अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से सेट हो सकते हैं जो खाली है। हम जब एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि एम्प्टी सेट हम किस तरह लिखते हैं और कौन कौन सी ऐसी हमारे पास स्टेटमेंट्स भी आएंगे सेट्स की जो कि एम्प्टी होंगी। एक्सरसाइज से देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1D हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब हमने इसमें से बताना है कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 1, सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जितने भी शहर हैं हम उनको गिन सकते हैं, तो ये हमारे पास किन में आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनाइट में। यानी कि हम इसको काउंटेबल है ना, पाकिस्तान के अंदर जितने भी शहर आते हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, चाहे कोई नया शहर बने, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी शहर हैं हम उनको गिन सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है फाइनाइट। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर से मुराद ये है हमारे पास कोई सेट है वो नेगेटिव इंटीजर से है, -1, -2, -3 और आगे कॉन्टीन्यू है। उन्होंने ये नहीं बताया कि नेगेटिव इंटीजर ख़त्म कहाँ पे हो रही है, हमने कहाँ तक लेके जाना है। इन्होंने बस कह दिया है कि हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हैं, तो इसका मतलब है कि हम नेगेटिव से शुरू तो हो जाएंगे लेकिन ख़त्म कहाँ पे हो रहा है हमें वो नहीं पता, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट में। अब नेक्स्ट है सेट ऑफ वावल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। वावल्स हमारे पास होते हैं A, E, I, O, U। हमें पता चल गया ये हमारे पास 5 डिजिट्स होते हैं, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, फाइनाइट में। हम नेक्स्ट है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो शुरू होते हैं 0 से। अब ये तो कह दिया कि सेट ऑफ होल नंबर अब 0 से शुरू हो रहे हैं, ख़त्म कहाँ पे हो रहे हैं इन्हें तो बताया कोई नहीं है, यानी कि आगे सोन कॉन्टीन्यू है हमारे पास, हमें इसका एंड पॉइंट नहीं पता, जिसकी वजह से ये हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट में। फिर बता देता हूँ फाइनाइट जो कि हमारे पास काउंटेबल हो, हम आसानी से गिन सकते हों, लेकिन जिनका हमारे पास एंड पॉइंट ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो ख़त्म कहाँ पे हो रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है इनफाइनाइट में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स। यहाँ पर देखेंगे कौन से सेट्स खाली हैं और कौन से खाली नहीं है। अब देखते हैं सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 एंड 10। उन्हें पूछा है 9 और 10 के दरमियान कितने होल नंबर आते हैं। 9 के बाद हमारे पास क्या आता है, 10। इससे मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो सेट बनेगा ये होगा एम्प्टी सेट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या सेट ऑफ इवन प्राइम्स। प्राइम्स नंबर वो होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ उनका टेबल जाता हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह के नंबर। अब उनका है इवन प्राइम नंबर, तो अब हमारे पास इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, इवन नंबर जिनके ऊपर 2 का टेबल जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तो आता है, 2 इवन भी हो गया और प्राइम भी हो गया और ये खाली भी नहीं है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट में आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट है सेट ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स ग्रेटर दैन 1000। अब उन्होंने कहा है कि 3 नंबर्स 3 डिजिट से हमने कोई नंबर बनाना है जो 1000 से बड़ा हो, लेकिन 1000 तो खुद ही 4 डिजिट्स का है, तो इसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 3 डिजिट्स वाला जो 1000 से बड़ा हो, तो ये हमारे पास आ जाता है एम्प्टी। अब नेक्स्ट है सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइंस आपको बताता हूँ कि पैरेलल और नॉन पैरेलल में क्या होता है। तो हमारे पास वो 2 लाइंस जो बिल्कुल आपस में आमने सामने हो,
जैसे कि रेल की पटरी होती है, वो दो लाइंस बिल्कुल सीधी जा रही होती है ना, तो इन्हें पूछा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहते हैं जहाँ पे दो लाइंस आपस में मिलती हों, जहाँ पे कट करती हों। अब उन्होंने कहा है नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल से एक लाइन ऐसे जा रही होगी, दूसरी लाइन ऐसे जा रही होगी, तो हमारे पास इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं, तो एक पॉइंट पे ये मिल रही है ना, जिससे मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास इसका कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे वो मिल रही होंगी, तो इसलिए हमारे पास ये आ जाता है नॉन एम्प्टी सेट। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। हमने पहले कुछ टाइप्स पढ़ लिए थे कि हमारे पास सेट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जिनमें हमें पता फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगल सेट, एम्प्टी सेट। आज हम उसे आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है डिसजॉइंट सेट। टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। यानी ये कह रहे हैं हमारे पास अगर दो सेट दिए जाते हैं और उन दोनों में कोई कॉमन चीज़ नहीं होती। जिस हम मिसाल ले लेते हैं, एक क्लास 5 का बैग है, एक क्लास 6 का बैग है, तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बैग में क्लास 5 की बुक्स होंगी, दूसरे में क्लास 6 की होंगी ना। दोनों में कॉमन तो कोई चीज़ नहीं होगी। हमने यहाँ पे दो सेट्स ले लिए, ए ले लिया हमने 1 2 3 और बी ले लिया 4 5 6, यानी इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसी को हमने आगे फिर वेन डायग्राम में बता दिया है। वेन डायग्राम में जब हमने शो कर रहे हैं, ये देखें हमारे पास ए वाला सेट है 1 2 3 और बी वाला सेट है 4 5 6। आपस में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों सर्कल आपस में मिल भी नहीं रहे। डिसजॉइंट मतलब दोनों में कोई भी चीज़ एक जैसी ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलैपिंग। टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग इफ़ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। ओवरलैपिंग कहते हैं जब दो सेट्स के दरमियान या दो से ज़्यादा सेट्स के दरमियान कोई चीज़ कॉमन आ जाए, एक जैसी आ जाए। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये हमारे ए बी और सी तीन सेट दिए गए हैं। हमारे पास ए में है 1 2 4 5, बी में है 2 3 5 6, सी में है 4 5 6 7। अगर हम सिर्फ ए और बी की बात करें तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 दोनों में है और 5 भी दोनों में है। यहाँ पे वेन डायग्राम में देख लें तो अगर हमारे पास ये ए का सेट है और ये बी का सेट है, फिलहाल हम सी को नहीं देख रहे, तो हमारे पास ये देखें ए और बी इस पॉइंट पर आपस में मिल रहे हैं ये, तो यहाँ पे कौन से दो एलिमेंट्स है 2 और 5। अब हमने ना दो की जगह तीन सेट्स का बता दिया है कि ए बी और सी तीन है। अब देखते हैं हम आपस, अब ए और सी में क्या कॉमन है, 4 है एंड 5 है। अब देखें ए और सी में इस पॉइंट पे दोनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं 4 एंड 5 पे। ऐसे ही हमने ए बी सी और सी ये तीनों के दो जो चीज़ें आपस में कॉमन आ रही थी वहाँ पे सर्कल आपस में मिल रहे थे, तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। डिसजॉइंट मतलब कोई एलिमेंट ना मिले, ओवरलैपिंग कम से कम एक एलिमेंट का मिलना ज़रूरी है। नॉट डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग एक ही चीज़ होती है। ये हमारे पास आ जाता है डिसजॉइंट, यानी कि दोनों सेट्स में कोई भी चीज़ कॉमन हमारे पास नहीं है। यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 और यहाँ पर है 5 7 9, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेट सी में हमारे पास है 3 5 7 और डी में भी हमारे पास है 7 9 और 11, यानी कि 7 दोनों में कॉमन है। इस वजह से ये इस पॉइंट पर 7 दोनों में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कहते हैं जब नंबर्स ऑफ एलिमेंट दो सेट्स में इक्वल आ जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट दिए गए हैं जे एंड के, यहाँ पे 1 4 6, यहाँ पर ए बी सी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि रियान के बैग में 6 बुक्स हैं और अशर के बैग में भी 6 बुक्स हैं। अब वो बुक्स कौन सी हैं ये मैटर नहीं कर रहा, लेकिन 6 ही है ना। नंबर्स ऑफ एलिमेंट, नंबर्स ऑफ बुक्स, यानी कि दोनों में नंबर जो है ना, जो बैग में उनके हैं वो सेम होने चाहिए। वो नंबर कौन से हैं वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक तरफ न्यूमेरिक है दूसरी तरफ अल्फ़ाबेट से, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नंबर कौन से हैं, लेकिन नंबर सेम होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट। वो था इक्विवेलेंट सेट, ये इक्वल सेट। इक्वल सेट, टू और मोर सेट आर सेट इक्वल इफ़ दे हैव कंटेन द सेम नंबर। वहाँ पर बात है कि नंबर
नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो, लेकिन इक्वल सेट में ये है कि सेम नंबर हो। अगर ए में हमारे पास 2 4 6 है तो बी में भी 2 4 6 है। ये हमने उसी 2 4 6 की स्टेटमेंट को लिखा हुआ है। बी इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स सच डैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 से मुराद ये है कि हमारे पास जिनके ऊपर 2 का टेबल जाता हो और लेस देन 7 से हमारे पास सिर्फ 2 4 और 6 ही होते हैं। तो हमारे पास ये ए इज़ इक्वल टू बी आ जाता है। इक्विवेलेंट जहाँ पे नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम हो, वो एलिमेंट्स कौन से हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन जहाँ पे इक्वल का नाम आ जाए, इक्वल मींस कि जो हमारे पास सेट ए में एलिमेंट हैं 2 4 6 वही सेट बी में हो। अगर रेहान के बैग में 5 पेंसिल्स हैं, डॉलर की पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, तो हुज़ैफ़ा के बैग में भी जो पेंसिल्स पड़ी होंगी 5 वो डॉलर्स की होनी चाहिए। यानी कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और जिस नंबर्स के बारे में बात हो रही है वो भी दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर हमारे पास 2 4 6 और यहाँ पे आ जाता है 2 4 5 तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अ यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर दूसरे बाकी तमाम के तमाम सेट्स आ रहे हों। मिसाल के तौर पर हमने जी और डी ले लिया। जी में हमारे पास जनवरी जुलाई और जून है और डी में हमारे पास अप्रैल और अगस्त है। ये क्या है? नेम ऑफ मंथ्स हैं। लेकिन जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा उसमें ये सारे के सारे आ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट मंथ ऑफ द ईयर्स, यानी कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर उसके साथ जितने भी सेट मौजूद होते हैं उन सब को मिलाकर जो हमारे पास सेट बनता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट में सिर्फ ये 2 चीज़ें नहीं हैं, इससे और ज़्यादा चीज़ें भी आ सकती हैं। हमने इससे पहले भी एक एग्जांपल की थी जहाँ पे हम वेन डायग्राम देख रहे थे। ये वाली हमने वेन डायग्राम देखी थी जहाँ पे हमने निकाला था वो परिंदे अ सेट ऑफ बर्ड डैट कैन नॉट फ्लाई, यानी कि हमने वो सेट निकालना था जो परिंदों का जो उड़ नहीं सकते। लेकिन हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया था। यूनिवर्सल सेट में सारे परिंदे आ गए थे, जो उड़ सकते थे जो नहीं उड़ सकते थे वो मैटर नहीं था करता। यानी कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो भी हमें चाहिए हो। अब नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 1D में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। मेक अ लिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ सेट विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने ये बताना है कि कौन से सेट्स आपस में इक्वल हैं। फिर याद रख लें कि इक्वल वो होता है कि दोनों सेट्स में जो नंबर दिए जाएँ वो सेम होने चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे सेट ए है 2 3 4, यहाँ पे 3 4 5। अब यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पे 2 तो नहीं है ना, तो अब ये हमारे पास नॉट इक्वल होगा। सेकंड पे आ जाएं, ए इज़ इक्वल टू 1 4 9, बी 12 22 32। अब ये भी हमारे पास नंबर सेम नहीं है तो ये अनइक्वल है। यहाँ पे आ जाएं, ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई और बी हमारे पास है सेट ऑफ वावल। जो सेट ऑफ वावल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पर भी ये आपस में सेम नहीं है। यहाँ पर सेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम्स। मैंने बताया था कि प्राइम्स नंबर वो होते हैं जिन पर सिर्फ खुद का टेबल जा रहा होता है और 1 का टेबल जा रहा होता है। और हमारे पास जो इवन प्राइम होता है वो जस्ट 2 होता है, क्योंकि 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 7 11 13 17, आगे कोई इवन नंबर नहीं आएगा हमारे पास। सिर्फ 2 ही है जो इवन भी है और साथ में प्राइम भी है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट 5 है, ए इज़ इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 30, यानी कि 7 के मल्टीपल यानी कि 7 के टेबल जिन पे जा सकता है लेस देन 30, 30 से कम होने चाहिए। तो यहाँ पे 14 21 28। तो यह अब आपने बताना है कि इक्वल है या अनइक्वल है। अब हमारे पास ये है ए इज़ इक्वल टू 0 और बी इम्पटी। जो 0 एक एलिमेंट होता है वो इम्पटी नहीं होता, ये एक एलिमेंट गिना जाता है। तो हमारे पास बी का इम्पटी है, ये दोनों भी आपस में अनइक्वल हैं। ए बी सी सी बी ए। अरेंजमेंट आपस में चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिमेंट्स तो वही है ना, ए बी और सी। यहाँ पर भी वही है ए बी और सी, तो इस वजह से ये आपस में भी इक्वल हैं। यानी कि नंबर्स की अरेंजमेंट को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं 1 2 4 4 2 1
1 2 4 यानी कि आपस में चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन नंबर लाजमी है कि वही होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6, आपका टॉपिक है सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स क्या होते हैं और आगे इसकी टाइप्स होती हैं कुछ, हम वो आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले सबसेट्स। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज़ आल्सो एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट बी देन सेट ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी। यानी कि हमारे पास कोई भी सेट ए है, उसके एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे दूसरे सेट बी में अगर मौजूद हों तो हम उसे कहेंगे सबसेट्स। अब यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दी गई कि बी के भी एलिमेंट्स उतने ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ये बात की गई है कि सेट्स ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। हम आगे कुछ एग्जांपल देखेंगे, यहाँ से आपको ये आसानी से समझ आएगी। इसका जो सिंबल यूज़ होता है वो इस तरह का होता है, नीचे लाइन लगानी होती है इसके यू इस तरह डाल के। एग्जांपल हमारे पास हमने एक सेट ले लिया डी, जिसमें हमारे पास वाटर, सोडा, स्कॉश, मिल्क, टी एंड कॉफ़ी आ जाते हैं। हमने एक और सेट ले लिया डब्ल्यू का, उसमें हमारे पास वाटर, सोडा और स्कॉश आ जाता है। एक और सेट ले लिया एस का, उसमें हमारे पास वाटर, सोडा, स्कॉश और कोला आ जाते हैं। अब देखिए हमारे पास हम सेट डब्ल्यू को देख रहे हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट डब्ल्यू आर इन द सेट एस एंड सेट डी, यानी कि डब्ल्यू के जितने भी एलिमेंट हैं वो डी में भी मौजूद हैं और एस में भी मौजूद हैं। अब डब्ल्यू में जितने एलिमेंट थे वो डी में मौजूद हैं और डी में कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर हम सेट डब्ल्यू को देख रहे हैं तो सेट डब्ल्यू के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए। डब्ल्यू के सारे एलिमेंट एस में भी मौजूद है, तो हम लिखेंगे डब्ल्यू इज़ द सबसेट ऑफ एस एंड डब्ल्यू इज़ द सबसेट ऑफ डी। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो सेट एस है, इसमें के जितने भी चार एलिमेंट हैं ये चारों ना तो डब्ल्यू में मौजूद है ना ही डी में मौजूद है। डी में हमारे पास इसके सिर्फ 3 एलिमेंट मौजूद हैं, जो फोर्थ वाला कोला है वो इसमें मौजूद नहीं है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे पास सेट एस है वो डब्ल्यू का सबसेट है। तो हम लिखेंगे एस इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू और एस इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ डी। इसको हम वेन डायग्राम से इस तरह देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेट एस है, इसके अंदर हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं और डब्ल्यू के जो एलिमेंट्स थे वो 3 थे हमारे पास, वो एस के अंदर मौजूद थे ना, तो डब्ल्यू हमारे पास इस सेट एस के अंदर सारे का सारा मौजूद आ गया। जब मौजूद होगा तो हम इसे कहेंगे सबसेट। अब सेट आ गया सबसेट हमारे पास, उसकी एक टाइप होती है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हमारे पास वो कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे पास दूसरा जो सेट होता है उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना लाजमी है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि हमारे पास सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी में मौजूद हों, लेकिन सेट बी के एलिमेंट की तादाद सेट ए से ज़्यादा होनी चाहिए। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। एक्स हमारे पास 2 3 4 5 और वाई हमारे पास 3 4। अब 3 4 इसमें मौजूद तो है लेकिन एक्स के अंदर और एलिमेंट मौजूद है, तो हम लिखेंगे y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x। अब यहाँ पे हम नीचे वो लाइन नहीं लगाई, सबसेट हमने लाइन लगाई थी ना, प्रॉपर सबसेट हम नीचे वो लाइन नहीं लगाई। एग्जांपल हम एक और देख लेते हैं। हमारे पास p और q दो सेट हैं हमारे पास, पेंसिल, पेन्स, बॉल पॉइंट्स, बॉल पॉइंट, पेंसिल, पेन्स, इन दोनों में जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। जब ये दोनों आपस में सेम आ गए तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल है। जब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट नहीं रहेंगे, क्योंकि जितने एलिमेंट सेट क्यू में है उतने एलिमेंट सेट पी में। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो इम्प्रॉपर अ सबसेट दैट कंटेन एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो दूसरे सबसेट में मौजूद हों। जैसे हमारे पास ये पी और क्यू की एग्जांपल है, पी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे क्यू में मौजूद हैं और क्यू में कोई एक्स्ट्रा नहीं है, जितने पी में उतने क्यू में, दोनों आपस में इक्वल हैं। इस वजह से हमारे पास ये आ जाता है इम्प्रॉपर सबसेट में। नेक्स्ट हमारे पास सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट वो सेट होता है जो स्मॉलर सेट के सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर रखता हो। जैसे हमारे पास, जैसे हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी सेम उसी तरह ये है सुपर सेट, यानी कि हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और बी हमारे पास 1 2 3 4 5। सेट ए सारे का सारा इसके अंदर मौजूद है, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट हमारे पास वो होता है कि हमें कोई एक सेट दिया जाता है, हम वो एक सेट के जितने भी पॉसिबली सबसेट लिख सकते हैं। सबसेट में फिर बता रहा हूँ, सबसेट वो होता है कि एक
सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों। तो पावर सेट में हम ये करते हैं कि जितने भी हमारे पास नंबर दिए जाते हैं ये सेट के अंदर मौजूद होते हैं एलिमेंट, हम उनसे छोटे छोटे हमारे पास वो सबसेट बनाते हैं। यहाँ पे पावर सेट बनाने का तरीका क्या है, जो भी हमारे पास सेट दिया जाएगा हमें पी ए लिखेंगे, अगर यहाँ पे बी दिया जाता है तो हम लिखेंगे पी बी। अब हमने सबसे पहले एक एम्प्टी सबसेट लेना होता है खाली, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट ना दिया गया होना, हम तब भी अगर कहा जाता है ना पावर सेट लिखें तो एम्प्टी सबसेट उसमें लाजमी आएगा, यानी कि पावर सेट कभी भी खाली नहीं होता, इसके अंदर एक सबसेट हमेशा बनता है। एम्प्टी सबसेट के बाद हमने बनाना होता है सिंगल एलिमेंट का, यानी कि 1 2 3। पहले हमने 1 डिजिट सबसेट बनाए, उसके बाद 2 डिजिट सबसेट बनाए 1 2 1 3 2 3, और उसके बाद हमने 1 2 3। जब हमारे पास 1 डिजिट्स के ख़त्म हो गए तो हमने 2 डिजिट्स के बना लिए, जब 2 डिजिट्स के कंप्लीट हो गए उसके बाद 3 डिजिट्स, अगर यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाते हैं तो फिर हम आगे 4 की तरफ चले जाते। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनैलिटी। द नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनैलिटी नंबर, यानी कि हमारे पास एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे कितने थे, ए इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट है 3, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी 3। अब हमारे पास सेट ए है ए बी सी डी, अब हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी 4। तो आज की हमने इस वीडियो में ये देखा कि सबसेट क्या होते हैं, सबसेट अगर हमारे पास कोई आते हैं तो वो प्रॉपर हैं या इनप्रॉपर हैं, या वो फिर सुपर सेट हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर में क्या फ़र्क है कि प्रॉपर सेट में सेट ए के एलिमेंट सेट बी में मौजूद होंगे, लेकिन सेट बी के एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स के इक्वली होंगे, यानी कि उसमें एक कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए। अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा इनप्रॉपर सबसेट। उसके बाद हमने देखा कि पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट हमारे पास एक सेट के पॉसिबली जितने भी हम सबसेट बना सकते हैं। पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं एम्प्टी सबसेट से, उसके बाद सिंगल डिजिट्स, फिर डबल, फिर 3, अगर 4 है तो फिर 4, फिर 5, जितने नंबर हमें दिए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कार्डिनैलिटी क्या होती है, तो कार्डिनैलिटी हमारे पास होती है कि जितने भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट मौजूद होते हैं एक सेट के अंदर, वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं।